नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। 30 कदम की सीरीज में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कक्षा में हम संगम काल या दक्षिण भारत के संबंध में जो प्राचीन राजवंश हैं उनके लिए 30 क्वेश्चंस हम आपके समक्ष लेकर के आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस होंगे आज के जो 30 क्वेश्चंस हैं, साउथ इंडिया के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखे नहीं गए हैं प्रीएससी के आपके प्रीलिम्स वाले एग्जाम में। मेंस में भी उसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो गिने चुने ही आते हैं, और प्रीलिम्स में भी हमने कोशिश किया है कि थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ऐसा लगे कि कुछ ज़्यादा डीप हो रहा है तो आप सिर्फ उसको एज अ क्वेश्चन और एक आंसर की तरह उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी उसके अंदर तह तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ कोशिश कीजिएगा कि इस 30 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके आंसर्स रहें। और ठीक, बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने नहीं उठाया है आज, थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे। तो उसमें से हम देखते हैं आज का जो सारे क्वेश्चन है, संगम काल, दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंश और उसका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है फिर यहाँ पर आपको कथन है और कारण है, बताना है इनमें से कौन से कथन सही है और कारण के बारे में। तो स्टेटमेंट है, अरिकामेडु हिंद रोम व्यापार का केंद्र था, और कारण है अरिकामेडु की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि अरिकामेडु हिंद रोम व्यापार का केंद्र था, और कारण भी सही है कि अरिकामेडु की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम राज्य के सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा क्या, ए और आर सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। ठीक है, तो यहां पर आंसर ए है इसका, पहले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी। यानी कि तमिल देश में उपजाऊ कृषि भाग के रूप में किसका नाम आता है। तो ध्यान रखना, ये जो मरुदम शब्द है, मरुदम, ठीक, मरुदम जो है वो उपजाऊ कृषि भूभाग के रूप में जाना जाता था। इन एंशिएंट तमिल कंट्री फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड वॉज कॉल्ड मरुदम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का तीसरा सवाल तीसरा सवाल क्या है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था। व्हाट वॉज उरैयूर फेमस फॉर इन द संगम एरा। तो संगम एरा में उरैयूर जो था फेमस अपने कपास के उत्पादन के लिए था। यहां पर ऑप्शन में मसालों का केंद्र है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार और आंतरिक व्यापार। तो यहां पर बी ऑप्शन सही है, कॉटन या कपास के केंद्र के रूप में या व्यापार के रूप में बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का चौथा सवाल। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में आपको नीचे कथनों पर विचार करना है विथ रेफरेंस टू द पल्लव किंग नरसिंह वर्मन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद उन्होंने वातापी कोंड का उपाधि धारण किया था। ठीक है, स्टेटमेंट है, इसमें आपको सही कोड बताने हैं कि इनमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, वातापी कोंड की उपाधि उन्होंने धारण करी थी। दूसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने मामल्लपुरम के बंदरगाह शहर की भी स्थापना करी थी। ये भी स्टेटमेंट वैसे सही है। और कांचीपुरम में 7 रथ मंदिर उनके शासन काल में बनाए गए थे। ठीक है, तो यहां पर जो रथ मंदिर का कॉन्सेप्ट है वो भी इन्हीं के समय पर आया था। तो यहां पर 1, 2, 3 तीनों ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आज का अगला सवाल है पांचवा क्वेश्चन, संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वापस से आपको संगम युग के बारे में विचार करना है। क्वेश्चन क्या है, संगम युग से पहले की अंतिम 3 शताब्दियां, यहां मैं पढ़ लेता हूं, आप यहां पढ़ लीजिए। संगम युग से पहले की अंतिम 3 शताब्दियां और सामान्य युग की पहली 3 शताब्दियां, यानी कि कहने का मतलब है 300 बीसी से लेकर के 300 एडी, 300 बीसी टू 300 एडी युग की पहली 3 शताब्दियां व्यापक रूप से संगम काल के लिए स्वीकार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ये वाला पहला तो क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है,
तो हाँ, ये लगभग लगभग इसी के आसपास का माना जाता है। इसका कोई ऑथेंटिक डेट तो वैसे है नहीं, लेकिन इतिहास के बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में इसको डेट लिया जाता है। प्राचीन संगम कविताओं में अक्सर मुवेंद्र शब्द का उल्लेख होता है, जिसका इस्तेमाल सैनिक की वीरता की प्रशंसा करने वाले गीतों के लिए किया जाता है। द एंशिएंट संगम पोएम्स frequently mention the terms Movender, which was used for song praising the valor of soldiers। तो नहीं, ये मुवेंद्र शब्द का मतलब इस संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं था। तो आंसर में आप याद रखिएगा केवल एक सही है, दो गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चालुक्य साम्राज्य के बारे में आपको बात करनी है कि कौन सी चीजें यहां पर सही हैं। कितने सही हैं पूछा है ना, कितने क्वेश्चन इसमें से सही है। तो आंसर क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य युग से पहले की अंतिम 3 शताब्दियां और सामान्य युग सॉरी हाँ, अगला क्वेश्चन है, सप्तावतारम पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रचित एक व्याकरणिक कृति है। ठीक। दूसरा, चालुक्य ने माध्यम के रूप में नरम बलुआ पत्थर का यूज किया था। तीसरा, चालुक्यों ने केवल हिंदू देवी देवताओं के समर्पण में मंदिर बनाए थे। तो ध्यान रखिएगा, सप्तावतारम पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रचित एक व्याकरणिक कृति है, ये स्टेटमेंट सत्य है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इनके समय पर नरम बलुआ पत्थर साइड पे मिलता ही नहीं है साउथ में, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। और चालुक्यों ने केवल हिंदू देवी देवताओं के मंदिर नहीं बल्कि जैनों के मंदिर भी बनाए थे, तो स्टेटमेंट गलत है दोनों। तो केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 7वां सवाल। ठीक है, अगर क्वेश्चन कठिन लगे तो आप इसे सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर की तरह याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि साउथ इंडिया से बहुत डीप में अभी तक क्वेश्चन वैसे आए नहीं है, 2-4 को छोड़ते हैं। तो अशोक के शिलालेख में वर्णित केरल पुत्र तमिल साम्राज्य के समान थे। द केरल पुत्र मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक वाज इंडिकेटेड विद द तमिल किंगडम ऑफ। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो केरल पुत्र है वो चेर को कहा जाता था। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन में चेरों को क्या कहा गया है? केरल पुत्र के रूप में मेंशन किया गया है। तो सिंपल सा जवाब है, इसको ध्यान रखिएगा, केरल पुत्र। ठीक, अगला सवाल। तो यहां पर 2 सूचियां हैं, आपको साउथ इंडिया के बेसिकली उसके स्थापत्य के बारे में है, तो आपको उसमें जोड़ना है दोनों को। तो पहला है गर्भगृह, मंडप, गोपुरम और विमान। तो गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह जहां पर मुख्य देवता निवास करते हैं। मंडप क्या होता है? मंडप एक स्तंभयुक्त हॉल को कहा जाता है, मंडप वाला। गोपुरम ये मंदिर परिसर के भव्य मुख्य द्वार होते हैं। और विमान छतों को कहा जाता है, तो मंदिर के कमरे के ऊपर मंजिला की संरचना। ठीक, तो यहां पर स्टेटमेंट तो नहीं है, आपको जोड़ी मिलाना था। तो ए का है 4, तो यहां पर एक ही दिख रहा है हमको 4 वाला, तो कहीं ना कहीं आंसर ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत आने लायक है, बहुत सी शानदार क्वेश्चन होते हैं स्थापत्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के। शाही चोल जो कि 850 से 1200 ईस्वी के लिए थे। तो शाही चोल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, चोल राजाओं ने हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व जमाया लेकिन बंगाल की खाड़ी में प्रवेश नहीं किया। और दूसरा है, चोलों ने कोरोमंडल और मालाबार तट दोनों पर नियंत्रण किया। तो देखिए यहां पर स्टेटमेंट जो है पहला वो तो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि चोलों का जो प्रभुत्व था वो तो बंगाल की खाड़ी में बिल्कुल था। इनको चोलों की झील भी कहा जाता था, बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील भी कहा जाता था। और दूसरा स्टेटमेंट, चोलों ने कोरोमंडल और मालाबार तट दोनों पर नियंत्रण किया। तो एक टाइम ऐसा था कि वहां पर भी उनका नियंत्रण था। तो यहां पर केवल 2 ऑप्शन जो है बी वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? बी, ओनली 2। ठीक, अगला सवाल। सूची 1 के पदों को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर 4 आपके पास बुक के नाम है जो संगम काल के बुक है,
और उनके जो कंटेंट है उसको आपको सुमेलित करना है कि किससे कौन सा कंटेंट जुड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है तिरुक्कुरल, फिर तुलक्कापियम, शिलप्पाधिकारम और मणि मैखले। तो ध्यान रखिएगा, ये जो तिरुक्कुलर है, सॉरी कुरल, वो क्या है, एक दर्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तुलक्कापियम क्या है, तुलक्कापियम एक व्याकरण की किताब है। शिलप्पाधिकारम क्या है, तो एक प्रेम कथा है। और मणि मैखले ये एक मणिक्य कथा के बारे में है। ठीक है, मणि मैखले, ये तीन जो शिलप्पाधिकारम है उसके ही बाद की रचना मणि मैखले कही जाती है, उनकी बेटी जो होती है। ठीक है, आपने अगर कहानी पढ़ी होगी तो स्टेटमेंट में आपको एक का है दो, है ना, एक का है दो, तो दो में हमारे पास दो, बी का है चार, बी का है चार, तो स्टेटमेंट डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जोड़ी मिला लीजिएगा। जोड़ी मिला वाले क्वेश्चन हमेशा बहुत इजी होते हैं, अगर एक दो भी बनते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्राचीन दक्षिण भारत के संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। पहला, अच्छा पहले ये देख लीजिए कि क्या बताना है, सही या गलत। तो यहां पर आपको कितने गलत है बताना है, तो इनमें से कौन कौन से गलत है वो देखते हैं। पहला है, पंपा, पोन्ना और रन्ना को कन्नड़ कविता के त्रिरत्न कहे जाते हैं, थ्री जेवल्स ऑफ कन्नड़ पोयम, पंपा, पोन्ना और रन्ना। ठीक है, तो तमिल कविता के, इसके बाद पल्ली पदाई दक्षिण भारत के चोल काल के राजाओं के खंडहरों पर बना एक स्मारक मंदिर था। यह स्टेटमेंट तो वैसे सही है, तो ध्यान रखिएगा इसको। और तीसरा है, राजेंद्र प्रथम ने शैव सिद्धांतक नामक दार्शनिक प्रणाली का आधारभूत ग्रंथ लिखा था। यह भी स्टेटमेंट सही है। अब ये जो स्टेटमेंट है आप इसको ध्यान रखिएगा कि पंप, पोन्न और रन्न ये जो थे कन्नड़ कविता के नहीं, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। किसके? कन्नड़ लिटरेचर के, ना कि, है ना, कन्नड़ पोयम के। तो यहां पर में से केवल एक जो है वो क्या है, गलत है। तो केवल एक गलत है, बाकी दो इसमें सही है। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं अगला सवाल। आज का 12वां सवाल है, चेरो और रोमन साम्राज्य के बीच संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि जो चेर साम्राज्य था और रोमन एम्पायर जो कि यूरोप का था, उसके बीच में क्या संबंध था। ठीक है, तो यहां पर स्टेटमेंट देखते हैं एक एक करके। वे, पहला स्टेटमेंट है, वे रोमन साम्राज्य के साथ लाभदायक व्यापार करते थे, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा, रोमन ने अपने हितों की रक्षा के लिए चेर साम्राज्य के मुजरिस में 2 रेजिमेंट की स्थापना भी करी थी। अब इनमें से कौन से सत्य है बताना है। तो इसमें से ध्यान रखना कि लाभदायक व्यापार करते थे, हाँ सही है। और रोमन ने अपने हितों की रक्षा के लिए मुजरिस में, चेर साम्राज्य के मुजरिस में 2 रेजिमेंट स्थापित किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, चालुक्य वंश के संदर्भ में जो स्टेटमेंट है उस पर आपको विचार करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, चालुक्यों की राजधानी की स्थापना कीर्तिवर्मन ने की थी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, एहोल शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय की जीत का उल्लेख है और हर्षवर्धन के सेना द्वारा पुलकेशिन द्वितीय की हार के कारण राजवंश का विघटन हुआ था। इसमें से कितने गलत है बताना है आपको, है ना, कितने गलत है। तो पहला गलत है क्या, राजधानी की स्थापना कीर्तिवर्मन की थी, हाँ बिल्कुल गलत है। बादामी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, ठीक है, पुलकेशिन ने करी थी। एहोल शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय की जीत का उल्लेख है, ये तो स्टेटमेंट सही है। और हर्षवर्धन की सेना द्वारा पुलकेशिन द्वितीय की हार, तो हार तो हुई नहीं थी, ये जीत था एहोल इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। तो इनमें से 2 स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। तो कितने कथन गलत है, केवल 2 कथन गलत है। ठीक है, केवल 2 कथन गलत है। या इस हिसाब से आप देखोगे तो 1 और 3 गलत दिखा रहा है, तो बी से ज्यादा करेक्ट हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, केवल 1 और 3 जो है वो गलत है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, केवल 1 और 3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, सिंपल सा है,
निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। लोक महादेवी ने पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था। ठीक है, पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया है? लोक महादेवी ने बनवाया है, चालुक्य महारानी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के अंतर्गत प्राचीन शहर पुहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहां पर 3 स्टेटमेंट है, आप उसको ध्यान रखिएगा क्या है इसमें से सही। पहला है, इसकी स्थापना प्रसिद्ध राजा करिकाल ने की थी और यह चोल साम्राज्य की राजधानी थी। यह भी स्टेटमेंट तो वैसे सही है, करिकाल के संदर्भ में। ठीक है, पुहार उनका एक बोलना चाहिए कावेरी पट्टनम उसका आपको नाम मिलेगा प्राचीन, जिसमें जो नेवल बेस था या उनका जो सी रूट था वहां से वो है ना जुड़ता था। यह व्यापार और वाणिज्य का महान में एक बड़ी गोदी भी थी, बिल्कुल सही है। और यह वर्तमान चेन्नई शहर के समान है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, चेन्नई यहां पर नहीं है। तो 1 और 2 केवल सही है। तो स्टेटमेंट 1 और केवल 3 गलत पूछा है। कौन से गलत है? तो केवल 3 गलत है, बाकी 1 और 2 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, चले आज का 16वां सवाल है। अगला सवाल है, वकाटक साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह ब्राह्मणवादी विचारों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण भारत में प्रचार करने का माध्यम बन गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है उनका गुप्त वंश के साथ वैवाहिक संबंध था। तीसरा स्टेटमेंट है, कालिदास ने प्रवरसेन के द्वितीय के दरबार में मेघदूतम लिखा। अब इनमें से कितने गलत है आपको बताना है। तो 2 तो एकदम क्लियर सही है कि कालिदास ने यहीं पर लिखा हुआ था मेघदूतम प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में, तो सही है। उनका गुप्त वंश के साथ वैवाहिक संबंध था, ये भी सही है, प्रभावती गुप्त और वकाटक नरेश रुद्र सेन द्वितीय। और यह ब्राह्मणवादी विचारों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण में प्रचारित करने का एक माध्यम बन गया था। यह भी स्टेटमेंट बहुत हद तक सही है। तो गलत इनमें से कोई नहीं, तो सारे स्टेटमेंट सही है। तो डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट है, उस पर आपको विचार करना है। तो स्टेटमेंट देखिएगा गलत आपको आंसर बताना है, इसमें से कौन से गलत है। ठीक, स्टेटमेंट फर्स्ट, उन्हें काव्य शास्त्र पर पहली कन्नड़ पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। ठीक, और दूसरा, अल मसूदी के अनुसार वह भारत का सबसे महान राजा था, अधिकांश शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार करी थी। तो यहां पर आपको गलत बताना है। तो स्टेटमेंट पहला तो सही है, कन्नड़ पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता उनको, पहला ये सही है। लेकिन अल मसूदी इनके समय का नहीं था, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें से कौन से गलत है? तो केवल 2 गलत है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट उसने नहीं दिया था। ठीक है, अल बौरा उसने कहा था उसको हालांकि। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्या कह रहा है, पांड्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित था। तो स्टेटमेंट ये तो सही था, पांड्यों का क्षेत्र वहीं पे था। दूसरा है, मदुरै पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक, ये भी स्टेटमेंट सही है, उनकी राजधानी क्या थी? मदुरै थी। पांड्य राजाओं ने रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का लाभ कमाया और रोमन सम्राट अगस्टस के साथ राजदूत भेजे। ठीक, ये भी स्टेटमेंट सही है। और पांड्य साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी थे, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहां पर 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट है 1, 2, 3, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 19, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है। चोल और चेर साम्राज्य के शासकों ने 3 संगम सभाएं बुलाई थी क्या? और वेन सॉन्ग ने सबसे पहले पांडवों के राज्य का नाम का उल्लेख किया
और यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑर्गेनाइजर कौन थे इन संगमों के, तो पांड्य थे, ना कि चेर और चोल। तो ये स्टेटमेंट तो पहला ही इनकरेक्ट है। और पहली बार वेइनसोंग ने क्या पांडवों के बारे में कहा था, तो नहीं, ये तो मेगास्थनीज के इंडिका में भी वर्णित है और उन्हें मोतियों के देश के रूप में पांड्यों के बारे में जिक्र किया था। तो स्टेटमेंट बी भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इनमें से कौन से गलत है, तो एक और दो, बोथ इज इनकरेक्ट, दोनों ही क्या स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो 19 का आंसर है सी, एक और दो दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 20 क्वेश्चन है, पढ़िएगा ध्यान से आप लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अशोक के शिलालेख में वर्णित सत्यपुत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। चेर साम्राज्य में एक दार्शनिक, संगम युग के दौरान एक सैन्य नेता, चोल के दरबार में एक प्रमुख व्यक्ति, या संगम साहित्य का वर्णित एक राजवंश। तो सत्यपुत्र क्या है, एक राजवंश के रूप में आपको वर्णन उसका मिलेगा। सत्यपुत्र राजा के नाम से भी मिलता है और सत्यपुत्र भी इनका नाम मिलता है एक राजवंश के तौर पर। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट मैच्ड। तो यानी कि आपको बताना है कि चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, सिलप्पाधिकारम के रचनाकार कौन थे, इंग्लो आदिगल थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। मणि मैखले तिरुमा जोशी स्टेटमेंट सही नहीं है। कुरल तिरुवल्लुवर स्टेटमेंट सही है। तिरुमंदलह तिरुमंगय अलवर ये भी स्टेटमेंट सही है। मणि मैखले का रचनाकार कौन है, शीतलय सतनार। कौन है, शीतलय सतनार। ठीक, तो स्टेटमेंट में आपका बी करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 21 का बी आंसर सही। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखते हैं। एहोल शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, नहीं सॉरी गलत है। तो कितने गलत है बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इसकी रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने किया था। इट वॉज कंपोज्ड बाय रवि कीर्ति, द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन सेकेंड। ये स्टेटमेंट तो सही है। यह पुलकेशिन द्वितीय के सैन्य जीत और उदारता की सराहना करते हुए एक प्रशस्ति है। इट इज एन इलॉजी या प्रशस्ति appreciating the military victories and generosity of Pulkesin II, और it was an example of poetic excellence reached in कन्नड़ लैंग्वेज। यानी कि ये एक कन्नड़ लैंग्वेज का शिलालेख है। यहां पर 2 स्टेटमेंट ऊपर के सही हैं पूर्णतः, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कन्नड़ में नहीं है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। किस भाषा में है, संस्कृत में। तो स्टेटमेंट में कौन सा सही, तो 1-2 सही है, लेकिन पूछा है गलत कितने हैं, तो हमारे लिए केवल 3 गलत, नहीं सॉरी केवल 3। तो यहां पर केवल 3 है। देखो इसमें सभी 3 है ऑप्शन में, केवल 2 है, केवल 3 है। तो ध्यान रखना कि केवल 3 सही, केवल 3 गलत है। तो आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट क्या पूछा है, सही स्टेटमेंट पूछा है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। चोल 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं थे। स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकेंड है, इसे कन्नौज पर नियंत्रण और वर्चस्व के लिए पूर्व पश्चिम दक्षिण भारत के 3 पूर्व मध्ययुगीन राजवंशों के बीच निरंतर संघर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है, और निरंतर संघर्ष और सैन्य अभियानों के कारण ये 3 राज्य आम जनता के लिए स्थिर रहने की स्थिति प्रदान करने में सक्षम नहीं थे, न ही इन्होंने कला और साहित्य का संरक्षण दिया। अब ये जो स्टेटमेंट है उसमें ध्यान रखिएगा,
पहला स्टेटमेंट जो है वो चोल इसमें शामिल थे ही नहीं, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन कौन शामिल था? तो इसमें पाल राजवंश, प्रतिहार राजवंश और राष्ट्रकूट शामिल थे, तो चोल शामिल नहीं थे त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और इसे कन्नौज पर नियंत्रण और वर्चस्व के लिए पूर्व पश्चिम और दक्षिण भारत के 3 पूर्व मध्ययुगीन, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। बाकी इसमें राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल के बारे में चर्चा की जा रही है। और निरंतर संघर्ष के अभियानों के कारण ये 3 राज्य आम जनता के लिए सक्षम नहीं थे, तो ये ऐसा नहीं है। तो 1 और 3 इसमें से इनकरेक्ट लग रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल 3, केवल 2, केवल 1। कितने पूछा है ना, इसमें कितने कथन सही है पूछा है, तो केवल 1 कथन सही, केवल 1 कथन सही है। कौन सा वाला? दूसरा नंबर का। ठीक, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, ए ऑप्शन सही है। चलिए आज का 25वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसके संबंध में? मिहिर भोज के संबंध में। पहला, अपने शासन काल के दौरान प्रतिहार 1836 में कन्नौज पर कब्जा करने में सफल रहे। दूसरा, उन्होंने आदि वराह की उपाधि ली, ठीक है। और तीसरा, अरब यात्री अल मसूदी ने मिहिर भोज के शासन काल के दौरान प्रतिहार साम्राज्य का दौरा किया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, आप सीधे इसको याद रख लीजिए। ठीक, ये सही है। मिहिर भोज ने कन्नौज जो पर लगभग 836 में त्रिपक्षीय संघर्ष के अंत में कब्जा कर लिया था, उसके अंत में यही जीते थे। और आदि वराह की उपाधि भी उन्होंने लिया था, लेकिन अरब यात्री अल मसूदी के समय पर नहीं आए थे, वो इंद्र III के समय पर आए थे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये दोनों सही है। तो सही पूछा है तो आपको 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का 26वां सवाल। इस क्वेश्चन का, इस पीडीएफ का पूरा जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम से आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको सूचियां जो है सुमेलित करनी है। एक तरफ मंदिरों के नाम है और एक तरफ जो है उनके संबंध राजवंशों के नाम है। ठीक, तो अपन पहले सरल वाला जोड़ लेते हैं। जैसे हेलीबेड कर्नाटक में होयसलेश्वर मंदिर, तो होयसलों का है ये स्टेटमेंट, ये जुड़ गया यहां से। ठीक, होयसलेश्वर से। इसके बाद तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जो है वो चोलों का है, तो ये चोलों में जोड़ दीजिए इसको। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है। पट्टदकल का जो मंदिर है वो चालुक्यों का है और पल्लवों का है कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। तो यहां पर 1 का है 4, यहां पर देखिए एक ही स्टेटमेंट में 4 है, बाकी में तो कहीं है ही नहीं। और 4 डी जो है पहले का है, तो जो डी है, सॉरी डी में, एक मिनट कुछ गड़बड़ है क्या? सॉरी, डी का है दूसरा ना, हाँ डी का है दूसरा, ये वाला। ठीक, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? तंजौर बृहदीश्वर चोल, अच्छा सॉरी यहां पर चोल जो है सही आंसर है। हाँ, तो 1 का है 3, 1 का 3, ठीक है, बी का 1, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था देखने में मुझे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है चोलों का, कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर है पल्लवों का, पट्टदकल में पापनाथ मंदिर है चालुक्यों का, और होयसल में हेलोबीड में होयसलेश्वर मंदिर है किसका? होयसलों का। ठीक, चलिए तो यहां पर आप इसको ऐड कर लीजिएगा जोड़ी मिलाकर के। आगे देखते हैं अगला सवाल, आज का क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है? भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। आपको एक तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं और उसका विवरण दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से करेक्ट मैच्ड है या सही सुमेलित है। ठीक है, तो एरपत्ती वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी भूमि जिसके मिलने वाले राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिए जाते थे। स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जलाशयों के लिए यूज किए जाने वाले जो फंड होते थे वो एरपत्ती कहलाते थे। तनियूर क्या है? एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह का दान दिया ग्राम, ऐसा नहीं है। ये बड़े शहर के लिए यूज किया जाता था, बड़ा शहर। तो स्टेटमेंट ये वाला गलत है।
और घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका 1 और 3 सही है। तो विच ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर 1 and 3 आंसर है क्या? यस, डी। तो डी में है आपका 1 and 3। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 and 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पांड्य साम्राज्य के तहत धर्म की स्थिति, पांड्य साम्राज्य के तहत धर्म की स्थिति के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट है, उस पर आपको विचार करना है। स्टेटमेंट पहला है, पांड्य साम्राज्य के राजा वैदिक बलिदान करते थे और ब्राह्मणों को संरक्षण देते थे। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे सही है ना? ये स्टेटमेंट सही है। और ब्राह्मण के प्रभाव में तमिल भाषा की जगह संस्कृत ने ले ली थी, ऐसा नहीं है। तो उनकी राजभाषा क्या थी? संस्कृत की जगह तमिल ही थी। तो इसमें से आपको कौन से गलत है बताना है, तो केवल 2 गलत है। ठीक है, केवल 2 गलत है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संगम युग के दौरान लिखे गए तमिल महाकाव्यों के बारे में कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, बौद्ध भिक्षु द्वारा लिखित सिलप्पाधिकारम कोवलन और माधवी की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर कोवलन और माधवी की प्रेम कहानी तो है, लेकिन यहां पर बौद्ध भिक्षु ने नहीं लिखा है इसको, वो जैन भिक्षु था। कौन था ये? वो जैन भिक्षु था। ठीक है, जिसने भी इसको लिखा है। तो यहां पर जिस बुक की बात आ रही है सिलप्पाधिकारम, उसके रचनाकार कौन है? इंग्लो आदिगल है, इंग्लो आदिगल। और इंग्लो आदिगल जैन संत थे, तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दूसरा है, मदुरै के अनाज व्यापारी द्वारा लिखित मणि मैकलाई कोवलन और माधवी के मिलन से पैदा हुई बेटी के साहसिक कारनामों से संबंधित है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। और ये दोनों महाकाव्य 6वीं शताब्दी ईस्वी तक तमिल सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्रकाश डालते हैं। तो हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 इसमें नहीं, सॉरी, कितने गलत है पूछा है ना, तो कितने गलत है या कौन सा गलत है, तो केवल 1 इसमें गलत है। तो बी ऑप्शन सही है, केवल 1 इसमें इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओनली 1, 29 का आंसर है ओनली 1। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य को रुहमा के नाम से जाना, मतलब रुहमा कहता था? विच अरब ट्रेवलर कॉल्ड द पाला किंगडम एज रुहमा? तो ध्यान रखिएगा, ये सुलेमान के नाम से जो वो आया था ट्रेवलर सुलेमान, इसने कहा था रुहमा। ठीक है, तो पाल साम्राज्य को रुहमा किसने कहा था? सुलेमान ने कहा था। ठीक, सुलेमान। दोस्तों ये था आज का हमारा 30 क्वेश्चन, जो कि संगम काल और कुछ संगम काल के राजवंशों के संदर्भ में था। ये जो टॉपिक था उसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े डीप में रहे होंगे जरूर। ठीक है, तो आपको उसको रिसर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप उसको एक ऐसे ही मतलब थोरो निगाह से उसको बस थोड़ा याद रख लीजिएगा, ताकि उसके आसपास अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। अदरवाइज जितनी चीजें आप पढ़ रहे होंगे संगम काल बाकी चीजों के संदर्भ में, ठीक है, वो उससे ऊपर नहीं पढ़िएगा। ठीक है, लिमिटेड क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। और इस पूरे वीडियो का आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम लिंक है, तो वहां पे जा करके आप उसके PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन के आपको डाउट होंगे तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हमको कुछ सजेशन देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।